नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़े थे। जैन धर्म शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। कुषाण वंश को भी हम देख लिए हैं। तो चलिए आइए आज हम गुप्त वंश को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गुप्त वंश को स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी पूर्व से 280 पूर्वी ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व नहीं है, यहाँ पे ईस्वी है, 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के में किया। श्री गुप्त ने श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक रहा। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगर पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था तो बोलेंगे श्रीगुप्त। अगर पूछ दिया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो मारेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। तो चलिए, उन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण किया था। तो पूछेगा कि गुप्त वंश का पहला शासक कौन है जो महाराज की उपाधि धारण किया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहकर, यानी कि भारत के नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। समुद्रगुप्त ने पराक्रम एवं अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। उत्तर पथ 9 राजाओं तथा दक्षिण पथ के 12 राजाओं को विजित किया है। यानी कि उत्तर में 9 राजाओं को और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और इसे हरिसेन द्वारा रचित पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए देखा गया था। यानी कि समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए उसके सिक्के पर देखा गया, इसलिए उसे कविराज की उपाधि भी दिया जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगर पूछ देगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था तो हरिसेन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण मिला है। यानी कि समुद्रगुप्त किस धर्म को मानता था तो वैष्णव धर्म, और अश्वमेध यज्ञ भी समुद्रगुप्त ने कराया था। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त
के राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर एवं स्वयं राजा बन गया। यानी कि रामगुप्त अयोग्य शासक रहा, लेकिन उसने चंद्रगुप्त द्वितीय जो आया उसकी रामगुप्त की हत्या करके स्वयं शासक बन गया। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। तो पूछेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? तो 389 ईस्वी पूर्व में शकों को पराजित करने के बाद। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त या देवराज या देवश्री आदि की उपाधि धारण कर रखा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन कौन उपाधि धारण कर रखा था? देवगुप्त, देवराज और देवश्री का उपाधि धारण कर रखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेरनाग से विवाह किया था। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस किस से विवाह किया था? ध्रुव देवी और कुबेरनाग से। कुबेरनाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। यानी प्रभावती की जो पुत्री थी, यानी चंद्रगुप्त जो विवाह किया था प्रभावती से कह रहे हैं, ध्रुव देवी से और कुबेरनाग से। तो कुबेरनाग से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उसका विवाह, यानी कि प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश के रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्प वयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। यानी कि वकाटक वंश में यह अपने पुत्र के मन के अवयस्क था, इस कारण से वह प्रभावती ने शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया था। यानी कि प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से काठियावाड़ और गुजरात क्षेत्र में विजय पाया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो पूछ देगा चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत में 14 वर्षों तक रहा। कब से कब तक रहा? तो 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। 14 वर्षों तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्र नाम से किस स्तंभ लेख में बताया गया? तो महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में बताया है। महरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट और घटपर्न, छपनक और भरूची। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन थे? कालिदास, धन्वंतरी, अमरसिंह, वराहमिहिर, शंकु और बेताल भट्ट, घटकपर और छमक और भरूची जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का 9 रत्न था। अब देख लेते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त
415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में शासक बना। यानी कि ध्रुव देवी का पुत्र था, जो 2 विवाह किया था चंद्रगुप्त। उसमें एक ध्रुव देवी थी, उसका पुत्र ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, वही शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुआ था। कुमारगुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र बना। यानी कि कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ और गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना और बाद में यह बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। तो स्कंदगुप्त को देख लेते हैं। तो स्कंदगुप्त 415 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों के आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। यानी कि हुनों का आक्रमण, मध्य एशिया की बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो हुनों का आक्रमण की चर्चा किस अभिलेख में मिलता है? तो बोलेंगे जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों का मलेच्छ कहा गया है। यानी कि अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। यानी कि स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने शंकरादित्य की उपाधि धारण किया था। तो पूछेंगे स्कंदगुप्त ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो शंकरादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ साथ वंश का अंत हो गया। यानी कि गुप्त वंश के अंत हो गया विष्णुगुप्त के साथ ही। तो आगे हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। तो और कौन कौन वंश, पाल वंश के बारे में भी पढ़ लेंगे। पाल वंश बच गया और गुप्त शासक प्रशासन देख लेंगे आगे के वीडियो में। आज तक इतना ही। तो जो भी पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख लीजिएगा। तो आज का इतना ही।